हम देख रहे हैं सदर ट्रंप का आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहना, उनको शानदार कहना, उनकी जोड़ी को शानदार कहना और दिफाई और सिफारती लिहाज से पाकिस्तान की इतनी कामयाबियां, कितनी बड़ी आप इसको अचीवमेंट समझते हैं पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया महम। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह मई 2025 से लेकर आज तक इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है दुनिया की रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम मई में बात कर रहे थे जब 6 मई को कि लास्ट ईयर तो हिंदुस्तान ने समझा था कि हमारी कोई कमिटी ऑफ नेशंस या ग्लोबल हमारी कोई रेलेवेंस रह नहीं गई। तो जाहिर है उसने इसीलिए सोचकर ये हमला किया था कि जो मई 2025 में किया था कि पाकिस्तान को लीस्ट रेलेवेंट कर दिया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि दुनिया में कोई मदद को नहीं आएगा। और मैं तो एक साल से कह रहा हूँ दुनिया में आपकी मदद करने कोई नहीं आता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते। आप एक रिजॉल्व दिखाते हैं, एक सॉवरेनिटी दिखाते हैं। उसके बाद दुनिया को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान ना सिर्फ लास्ट ईयर अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा था, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर हम ग्लोबल पीस के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ प्राइड है कि नो लेस देन मोस्ट जो राइवल्स थे इस वक्त ईरान और अमेरिका, दोनों ने पाकिस्तान को इस काबिल समझा कि पाकिस्तान एक कैसा प्लेटफॉर्म है और एक न्यूट्रलिटी एलिमेंट है हमारे अंदर जिसके अंदर वो हमारे साथ ट्रस्ट कर सकते हैं। और लीडरशिप भी तमाम आई, हमने देखा। और सबसे ज़्यादा बढ़कर देखिए कि सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं थे लड़ रहे, इसमें रीजनल जो मुल्क थे खासतौर पर जीसीसी के अरब दोस्त थे वो भी शामिल थे। तो उनका भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना और एक एतमाद करना और रिफ्रेन करते रहना इस रिटेलिएशन से, जिसमें ईरान ने उन पर तो हमले किए लेकिन उन्होंने रिटेलिएशन नहीं किया। तो अब रियलाइज करें कि कितनी खतरनाक जंग हो चुकी होती। तो एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है। और लेकिन आपने टाइट रोप कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एंड आई ऑल्सो एग्री एंड होप एंड प्रे कि हम इसी तरह रहें और इसी साइड पर रहें। क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप जरा वो उस तरह चाहते हैं कि किसी तरीके को जजमेंट पास कर देते हैं और बहुत जल्दी पास करते हैं। और ये बड़ा चैलेंजिंग रहा है और अभी तक हमने बहुत ज़बरदस्त अपने आप को बैलेंस किया है, बिकॉज डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, डाइवर्जेंट डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं, और जो इस वक्त हमने कामयाबी से बैलेंस आउट किया हुआ है, अल्लाह करे आने वाले वक्तों में भी हम रेलेवेंट रहें दुनिया के लिए इंशाल्लाह, और रहेंगे भी। और जिस तरह से कोशिशें और काविशें चल रही हैं और तारीफ़ें हो रही हैं, वी होप कि हम मुआशी तौर पर भी बहुत कामयाबियां समेटें। अच्छा खालिद साहब, अमरीकी कांग्रेस की अगर हम बात करें, 39 जंगी तैयारों और ड्रोन्स की तबाही का एतराफ़ किया गया है। बतौर माहिर फ़ज़ाइया आप क्या समझते हैं कि ईरान का दिफाई निज़ाम अमरीकी 5th जनरेशन तैयारों F-35 के लिए इतना बड़ा ख़तरा कैसे बन गया? माहम, जब ये शुरू में जहाज शूट होना शुरू हुए थे, ये टारगेट शुरू हुए थे जंग के फौरन शुरू होने के बाद, आपको याद होगा 3 F-15 एक ही दिन में लूज हुए थे। और उसके बाद आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ नौइयत के उनके जहाज मारे गए। तो उस वक्त भी मैं मीडिया पर आया था या आया करता था, तो उस वक्त मुझे पूछा गया था कि ये, उन्होंने कहा ये फ्रेंडली फायर है। और मैंने पहले दिन ही एग्री नहीं किया था कि ये फ्रेंडली फायर नहीं होता। फ्रेंडली फायर एक होता है, उसके बाद आप सबक सीख लेते हैं। और मैंने आपको व्यूअर्स को याद कराया था कि फ्रेंडली फायर वो होता है जब इंडिया ने अपना हेलीकॉप्टर मार लिया था अभिनंदन के टाइम पर 27 फरवरी 2019 को। तो वो फ्रेंडली फायर का नतीजा था कि पैनिक मच गई थी जब अभिनंदन यहाँ पाकिस्तान में शूट हो गया था। इंडियन ने समझा कि हर आने वाला जहाज थ्रेट है, तो अपने ही हेलीकॉप्टर को मार लिया था। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, जिसके अंदर धुंधलाहट होती है, क्लैरिटी नहीं होती, मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो वन टाइम आप दे सकते हैं कोई बेनिफिट के वॉर का इस तरह खतरनाक एक एलिमेंट ये भी है। लेकिन 3 जहाज एक ही एयर स्पेस के ऊपर एक ही जगह पर मारे जाना, मैंने उस वक्त भी कहा था। उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई। मेरे लिए ये एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर ये कंसर्न नहीं था कि F-35 उनका बखैरियत लैंड कर गया। उन्होंने कहा जी हमारा जहाज लैंड कर गया। मेरा कंसर्न ये था कि हिट हुआ है। देखिए, हिट होने के बाद उसकी लक है, पायलट की पायलटेबिलिटी या स्किल है, नियर टू द बेस होना भी हो सकता है, करीब हो, जहाज उन्होंने उतार दिया हो, लेकिन हिट हो जाना बड़ा खतरनाक था। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में एक रिसर्च मुकम्मल कर ली है। मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर ही डालूंगा, हाउ दिस F-35 वाज टारगेटेड एंड हिट। वो मैंने आइडेंटिफाई करके वेरीफाई भी कर लिया। इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स और बताऊंगा कि ईरान ने ये कामयाबी हासिल कैसे की है। सही, और आसानी हो जाएगी हमें समझने के लिए भी। अच्छा, ईरान का दावा है कि अब नाए हुर्मस का मुकम्मल कंट्रोल अब उनके पास है। अगर ये रास्ता मुस्तकिल बंद रहता है तो आलमी दिफाई सप्लाई लाइन पर इसके क्या असरात होंगे? ख़ित्ते पर कैसे, हम देख भी रहे हैं अभी तो महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तमाम ममालिक भी इसको कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं मैम। देखिए, एक न्यू फाउंड जो बॉम्ब एक और इकोनॉमिक बॉम्ब की शक्ल में ईरान के हवाले कर दिया गया है, और ऑब्वियसली अमेरिका की कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमला किया, वो स्टबर्न हुए, उन्होंने हिट बैक किया और रेजिलियंस दिखाते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम थियोरेटिकली लास्ट जो जून 2025 में हुआ था, इनका एस्केलेशन हुई थी, उस वक्त ईरान ने सिर्फ थ्रेट किया था, और हम जैसे तमाम तजिया नगार समझते थे कि किसी को भी नहीं पता था कि कितनी कामयाबी से ईरान ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की पोजीशन में है, और उसके पास मायर्स या वेपन्स या एक रिजॉल्व है भी कि इतना सस्टेन कर सके। तो अब हमने रियलाइज किया कि उन्होंने शायद उनके लिए भी प्लेजेंट सरप्राइज होगा, ईरानियन के लिए, अपने लिए भी, कि हमने इतने ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है, ईरान के हक में है, और सबसे ज्यादा आपने नोट किया कि वो लीवरेज ही यही ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चोकिंग पॉइंट है। हम सब जानते हैं दुनिया का 20% तेल है, और जो हम भूल जाते हैं दुनिया का कोई 80% LNG भी इधर से गुजरती है, और LNG का कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है सिवाय स्टेट ऑफ हॉर्मुज के। तेल का तो फिर भी है, सऊदी अरब ने अपनी पाइप्स बिछाई हुई है, चाइना की तरफ भी कोई लाइनें हैं, तो और तरफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी चली जाती है। लेकिन ये एक वाहिद रास्ता था, और एक न्यू फाउंड रियलिज्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब सबसे ज्यादा ईरान इसी पर बार्गेन करना चाहता है। वो कहता है पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करो, न्यूक्लियर की बाद में करेंगे। तो उसको लीवरेज मिल गया है। तो ये आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। डिपेंड करता है, क्योंकि अब देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जाके चाइनीज प्रेसिडेंट को सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही कह रहे हैं, जो अभी तक बातचीत हुई है या नजर आ रही है मीडिया पर, कि वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए ताकि हम भी अपना अनब्लॉक करें। तो बहुत महंगा पड़ रहा है अमेरिका को भी और ग्लोबल इकोनॉमी को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान को भी ये बात समझ आ चुकी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही उनके लिए किसी तरह जौहरी हथियार साबित हो रहा है, और होगा भी। वो ना भी बनाए जौहरी हथियार तो आपने हॉर्मुज वाले मामले पर अभी भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं डेडलॉक भी बरकरार है। तो ट्रंप ने, अगर हम ट्रंप की बात कर लेते हैं, उनको तो खैर पजीराई कहीं से भी नहीं मिल रही है। अमेरिका तक भी उनको अब कहीं हम देखें तो सपोर्ट नहीं करता है जंग के मामले में। अमेरिकी मीडिया को वो बुज़दिल और उनकी कवरेज को गद्दारी करार दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ईरान से हारता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अभी मीडिया तो बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी तो नहीं हारेगा, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है जो कि अनयूजुअल नहीं है। अमेरिकी जो मीडिया है वो बहुत ओपन है, उस पर कोई पाबंदियां, सैंक्शंस नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। तो अमेरिकी जो मीडिया बहुत खुल के बात करता है, इसी तरह उनके लीडर्स बात करते हैं, तो वो एक नेचुरल है उनका फिनोमेना। लेकिन क्योंकि उन्होंने, मीडिया ने भी पब्लिक पल्स को देखना होता है, पब्लिक पल्स जो है वो ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया कि ओवर 65%, 68% के करीब लोग जो है वो जंग के खिलाफ हैं। तो जाहिर है मीडिया भी वही कहता है जो लोग पढ़ना या देखना या सुनना चाहते हैं। तो नेचुरल बात है वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, एक बात है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि रियलिज्म नहीं आ रहा। वो अंग्रेजी में रैशनैलिटी की तरफ कहते हैं ना, कि जब आप रैशनैलिटी आपको होनी चाहिए, तो रैशनैलिटी का पहला असूल ये है कि व्हेन यू आर इन द होल, स्टॉप डिगिंग। तो बदकिस्मती से अब ये दोनों मुल्क नहीं, या दोनों साइडें नहीं मान रही कि होल में है कौन। दूसरी साइड समझती है कि होल के अंदर दूसरी साइड गिरी हुई है और दे शुड स्टॉप डिगिंग। हालांकि मेरा ख्याल है दो साइडें होल के अंदर हैं और दोनों डिग कर रही हैं, क्योंकि और ज्यादा खतरनाक हो रही है। ईरान का भी बहुत डैमेज हुआ है, रिजॉल्व अपनी जगह है, पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना सामना करना पड़ा है बमबारी का कंसिस्टेंटली 40 दिन, वो बहुत रेजिलियंस जरूर दिखाई है, लेकिन डैमेज भी बहुत हुए। इसी तरह अमेरिका की जो मिथ थी, जो उनका जोम था, और एक प्राइड था कि हम सबसे बड़ी नेवी हैं, हम सबसे बड़ी एयरफोर्स हैं, एयर पावर हैं, हम डोमिनेंस करते आए हैं और करते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सके, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बंद गली है। यहाँ पर कोई भी बंद गली में आएगा तो जाहिर है सफर ज्यादा करेगा और बेनिफिट अपने साथ कम लेके जाएगा। बिल्कुल, आपने दोनों होल्स की बात की है, डिगिंग की बात की है। ऐसे में पाकिस्तान बहुत किरदार अदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये होल कवर हो जाएं। चाइना भी अब तो मैदान में आ रहा है, और जिस तरह से दौरा भी किया गया है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चाइना की तरफ से किरदार अदा किया जाएगा? क्योंकि वो पाकिस्तान से तो दरख्वास्त कर रहा है कि सालिसी को तेज करें। तो चीन क्या खुद बराह रास्त इस मामले में कूदने को तैयार नहीं है, कतरा रहा है, या पाकिस्तान को ढाल बना रहा है? नहीं, वहां मेरा ख्याल है जो चाइना है वो ट्रेडिशनली इस तरह के मामलों में डायरेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आपने नोट किया कि उसने पाकिस्तान को काफी इनकरेज किया कि पाकिस्तान फेस फ्रंट पे रहे, और पीछे उनकी सपोर्ट दी थी उसने डेफिनेटली। लेकिन अब ये वो मौका आ गया है, बल्कि मौका खत्म भी हो गया। फ्राइडे को मेरा ख्याल लंच करके प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जा रहे हैं, प्रेसिडेंट शी के साथ लास्ट गुड बाय लंच है फ्राइडे को। और ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का टेक होम क्या है। देखना ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अरसा, आपने देखा, आने से पहले कोशिश की कि जंग बंद हो जाए, इसीलिए उन्होंने दौरा भी मुलतवी किया अपना और आगे कर दिया, थिंकिंग कि मैं एक बड़ी प्राउड विक्ट्री लेकर जाऊंगा चीन को, तो मेरी नेगोशिएशन स्ट्रेंथ चीन के मामलात में जो है बायलैटरल दोनों मुमालिक के, उस पर बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ हो जाएगी।
तो वो नहीं हो पाया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आपने नोट किया होगा, जाने से पहले कुछ सॉफ्ट बयानात भी देते थे कि ईरान की तरफ से सेंसिबल बात हुई है, हम इस पे सोच सकते हैं। वो देने का मतलब ही ये था कि वो कोई डील हो जाए ताकि चाइना पर उनकी डिपेंडेंसी डील के मामले में कम या खत्म हो जाए। एक बार अब चाइना जब डील में फैसिलिटेट करेगा तो चाइना बार्गेन करेगा। चाइना कहेगा कि मैं आपको अमन करवा देता हूँ मिडिल ईस्ट में, आपको फेस सेविंग दिलाता हूँ, आप ताइवान से पुल ऑफ करें, यानी ताइवान को सपोर्ट बंद करें और यहाँ इंटरफेरेंस बंद करें या फिर टैरिफ पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो आई थिंक चाइना अपने लीवरेज के लिए इस्तेमाल करेगा। देयर आर नो फ्री लंचेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। हमेशा एक बार्गेन होती है, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट होती है, वो कन्वर्ज करती हैं, तो तब दो मुल्क करीब आते हैं या करीब नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट शी जो है वो डेफिनेटली चाहेंगे कि इसको चीज को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा मजबूर लग रहा है ऑब्वियसली इस डील के लिए एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स। सही, और इन मजबूरियों से फ़ायदा भी उठाना चाहिए और हर मुल्क देखें तो अपना फ़ायदा ही देखता है, कोई ना कोई ऐसी डील निकालना ही चाहता है हर मुल्क की। लेकिन एक और चीज़ हम देख रहे हैं खत्ते में, एक और अहम पेशरफ्त हुई है। कुवैत में पासदारान इनकलाब के 4 अरकान की गिरफ्तारी और कुवैत का उसे तखरीबी अमल करार देना। खत्ते में जंग का एक नया महाज खुलता हुआ देख रहे हैं आप? जी, महाम नया तो मैं नहीं खोल रहा, लेकिन अभी पुराना बंद होते नहीं देख पा रहा। हॉस्टिलिटीज या डिस्कम्फर्ट जो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, खास तौर पर ये जो जीसीसी के ममालिक हैं उनका ईरान के साथ, वो इतनी जल्दी प्लग नहीं होगा। सही। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उनका एक तरफ से नहीं हुआ, जीसीसी के ममालिक का जो अरब कंट्री है, वो अमेरिका की तरफ से भी ये हुआ है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सका। जिस तरह उन्होंने इतने साल उसको सपोर्ट किया, उनके बेसिस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया, ऑलमोस्ट पूरे मिलिट्री बेसिस उनके हवाले किए हुए थे, तो हमने देखा कि अमेरिका उनकी तवक्कुआत पूरा नहीं उतरता या उतर सका। लेकिन दूसरी तरफ उनको इंटरनल प्रेशर भी बहुत है। जाहिर है उस तरह की जमहूरियत, डेमोक्रेसी तो नहीं है और मीडिया इतना आजाद नहीं है इन ममालिक में उस तरह जिस तरह वेस्ट में होता है, तो वो उस तरह तो ओपिनियन सामने नहीं आ रही। बट कुदरती अमल है कि एक जो हमला होता है, जब एक मुल्क के ऊपर सॉवरेनिटी ब्रीच होती है, तो लोग सवाल तो करते हैं कि हमारा इसमें लेना देना ही नहीं है जंग के अंदर। और ईरान कहता है कि जब तक आपने बेसिस रखे हुए हैं, आप मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट है, अगर आप यहाँ से वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेट करेंगे तो आप लेजिटिमेट टारगेट बनेंगे। तो आई थिंक एक न्यू फाउंड जिसको कहते हैं ना रियलिज्म आया है, वो तमाम मुल्कों के लिए आया है। ईरान को अपनी एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज एंड रीजनलाइजेशन ऑफ द वॉर, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को ये एक मिली है कि वो इजराइल तक हिट कर पाया है, वो उसको एक रियलिज्म मिला है। सस्टेनेबिलिटी का ईरान को पता लगा। जीसीसी के ममालिक को ये रियलाइज हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अमेरिका को ज्यादा डिपेंडेंट समझ रहे थे, कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अमेरिका ने हमें, और खास तौर पर जो पिछले 3-4 दहाइयों में पर्टिकुलरली जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी थी, वो तो पूरी नहीं हो सकती। और ईरान का एक पावर सामने आई है, जाहिर है वो एक रेजिलिएंट कौम नहीं है, सिर्फ उसने स्ट्राइक भी किया है अपने रीजन मुल्कों में। तो आई थिंक एक रियलिज्म सब मुल्कों में आया है कि न्यू फाउंड अलायंसेज आएंगी, कोलैबोरेशन आएगी, डिफेंस पैक्ट्स आ सकते हैं, और नेटो टाइप की कोई अगर बन जाए तो वो आइडियल होगी। बट अभी मैं उसकी तरफ कंक्लूजन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के अपने डाइवर्जेंस हैं। बिल्कुल, इस जंग के बाद ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि हर ममालिक को, हर मुल्क को अपने जो मामलात हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उन चीज़ों का आइडिया हो चुका है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।